अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हमने फर्स्ट ईयर न्यू बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, जिसका आज टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। तो आज हम स्टडी करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली होता क्या है। तो स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी अ टर्म ड्राइव फ्रॉम द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसने कहा जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो टर्म बायोडाइवर्सिटी ड्राइव की गई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायो मतलब लाइफ, लॉजिकल मतलब थिंकिंग ऑफ लाइफ, और डिवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि लाइफ जो होती है उसकी डिफरेंट वैरायटीज जो होती हैं, ठीक है, उन सब की फॉर्म वगैरह का इसके अंदर इसको हम स्टडी करते हैं। मतलब कि लाइफ फॉर्म देखते हैं, वैरायटी ऑफ लाइफ देखते हैं, लाइफ फॉर्म्स जो प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, इकोसिस्टम है उसके अंदर डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स भी होती हैं, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। लाइक कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, आगे कुछ जो होते हैं कॉलोनियल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो सिजाइल होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो ये सारी की सारी जितनी भी वैरायटी के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उन सब की स्टडी जो होती है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी इन कंपासिंग द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, जीन्स एंड इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो हमें स्पीशीज, जीन्स और इकोसिस्टम की भी डिवर्सिटी को इसमें हम देखते हैं। इट रिप्रेजेंट द रिचनेस एंड द वेरिएबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है कि ये रिचनेस भी बताता है और वेरिएबिलिटी भी बताता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब रिचनेस और वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी एक्सप्लेन करता है। और दूसरा ये इंट्रैक्शन जो होती है विच ईदर एंड देयर इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म की एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन क्या होती है और दूसरी उसकी इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन होती है, इन सब को भी बायोडाइवर्सिटी ही एक्सप्लेन करती है। अब रिचनेस बेसिकली क्या होती है कि रिचनेस होती है एक स्पेसिफिक एरिया, एक मखसूस जगह है। ठीक है, एक मखसूस एरिया है, उसके अंदर जितनी भी डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उसको काउंट किया जाता है, उसे हम कहते हैं रिचनेस। तो बायोडाइवर्सिटी हमें डिफरेंट स्पीशीज जो होती हैं किसी एरिया के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती है उसके बारे में भी बताती हैं। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट लेवल के, बायोडाइवर्सिटी के कौन से हम उसको किस तरह से असेस कर सकते हैं, उसके कौन कौन से लेवल हैं, उसको कैसे कैसे किस किस लेवल में कैटेगराइज किया गया है, उसको हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, पड़ताल कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने 3 लेवल्स आगे बताए हुए हैं। तो असेसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन्वॉल्व द मल्टीपल लेवल। उसने कहा अगर हम इसको एनालाइज करते हैं बायोडाइवर्सिटी को तो इसके डिफरेंट मल्टीपल लेवल्स हैं, बहुत सारे लेवल हैं, ईच प्रोवाइडिंग यूनिक इंसाइट इनटू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। हर जो होता है लेवल वो अपने लिहाज से यूनिक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को भी बताता है। कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है उसकी संजीदगी के बारे में बताता है, उसके रोल्स के बारे में, फंक्शन के बारे में बताता है। उसके बाद इसके 3 लेवल हैं, एक स्पीशी लेवल है, जेनेटिक लेवल और इकोसिस्टम लेवल है। स्पीशी लेवल में देखते हूँ, एट द स्पीशी लेवल क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी इज असेस्ड बाय आइडेंटिफाइंग एंड अकाउंटिंग द डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट विद इन अ गिवन एरिया। एक गिवन एरिया है, वहाँ पे जितने भी स्पीशीज जो है पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके बाद उसको काउंट किया जाता है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। तो ये होता है स्पीशी लेवल। ठीक है, स्पीशी लेवल का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक एक एरिया दिया गया है, वहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना, उनकी शनाख्त करना कौन कौन से स्पीशीज हैं, फिर उसके बाद उसको काउंट कर लेना। तो ये स्पीशी लेवल के अंदर आता है। अब स्पीशी डिवर्सिटी इंक्लूड्स नॉट ओनली द नंबर ऑफ स्पीशी बट आल्सो द रिलेटिव अबंडेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसने बताया कि स्पीशी लेवल जो होता है वो डिवर्सिटी जो होती है स्पीशी की, वो सिर्फ नंबर ऑफ स्पीशीज को ही नहीं बताती बल्कि देयर रिलेटिव अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी बताती है। अब दूसरी टर्म आ गई है, इसलिए रिलेटिव अबंडेंस भी बताना है। मतलब कि पहले तो हमने देखा था रिचनेस में क्या होता है कि डिफरेंट स्पीशीज जो होती हैं एक एरिया के अंदर मौजूद है, एक एरिया है वहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज मौजूद हैं, उसको काउंट करना रिचनेस होता है। अब वो डिफरेंट स्पीशीज कितनी कितनी तादाद में मौजूद हैं उसे हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट हैं और हर स्पीशी की कितनी तादाद है उसको हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बताना कि वो कौन सी स्पीशी किस एरिया पे मौजूद है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो ये सारा कुछ हम स्पीशी लेवल में देखते हैं। उसके बाद आता है सेकंड लेवल पे जेनेटिक लेवल। अब इस जेनेटिक लेवल में हम देखते हैं कि उनके जीन्स वगैरह को भी हम देखेंगे कि जेनेटिक लेवल में वो किसके अंदर हम किस तरह से स्टडी करते हैं जीन्स को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वैरायटी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन।
हम डिफरेंट तरह की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की वैरायटी है कंटेन्ड विद इन ऑल इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीशी। अब हर जो इंडिविजुअल स्पीशीज़ हैं उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब उनकी जीन्स कौन कौन से मौजूद हैं उन सब की वैरायटी जो होती है वो हम जेनेटिक लेवल पे स्टडी करते हैं। तो दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है वो क्रूशियल होती है फॉर अडेप्टेबिलिटी एंड द सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीशी। अब ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इस काबिल बनाती है कि इन्वायरमेंट को अडेप्टेबिलिटी किस तरह से अडेप्ट कर सकती है कोई स्पीशी, और वो स्पीशी उस इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से सर्वाइव कर सकती है, रह सकती है। मतलब जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर कंडीशंस आती हैं, चेंजेस आती रहती हैं, तो स्पीशी अपने आप को किस तरह इस काबिल बनाती है कि उस इन्वायरमेंट को वो फेस कर सकती है, उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकती है, रह सकती है, इनेबलिंग देम टू कोप विद द इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड द चैलेंजेस। वो फिर इन्वायरमेंट स्पीशीज़ को इस काबिल बनाता है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस को भी अपने आप को वो अडेप्ट कर लेती हैं और चैलेंजेस को भी क्या करती है, फेस करती है। तो मतलब यहाँ पे जेनेटिक लेवल का बताया हुआ है कि डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जितने भी जीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है उन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो जेनेटिक लेवल हमें बताता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है वो स्पीशीज़ को इस काबिल बनाती है कि वो सर्वाइव कर सकती है, जैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, डिफरेंट चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ों को फेस करके सर्वाइव कर जाती है। अब तीसरा लेवल आता है इकोसिस्टम लेवल होता है। दिस लेवल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट इंक्लूड द रेंज ऑफ हैबिटेट्स फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वेटलैंड टू ग्रासलैंड एंड द डेजर्ट। इसमें क्या होता है, इस लेवल पे बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो एनालाइज करती है कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो होती हैं वो किस कौन कौन से हैबिटेट के अंदर सर्वाइव कर रही होती हैं। मतलब फॉरेस्ट के अंदर भी स्पीशीज रह रही होती हैं, वेटलैंड्स होते हैं ऐसे लैंड जहाँ पे वाटर वगैरह मौजूद होता है, ठीक है, वहाँ पे भी रह रही होती हैं स्पीशीज। ग्रास लैंड्स होते हैं, वहाँ की स्पीशीज कौन सी हैं, डेजर्ट है, डेजर्ट की स्पीशीज कौन सी हैं। तो हर लेवल की डिफरेंट स्पीशीज होती हैं वो मौजूद होती हैं। उन सब की जो स्टडी होती है वो इसके अंदर हम एकोसिस्टम के अंदर करते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं हाउ डिफरेंट एकोसिस्टम जो होते हैं वो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, किस तरह से कंट्रीब्यूट किया जाता है ओवरऑल इकोलॉजिकल हेल्थ के अंदर। इसमें डिफरेंट एकोसिस्टम के जो फंक्शंस आते हैं उसको भी उसके बारे में भी स्टडी किया जाता है, उसको समझा जाता है, और वो किस तरह से इकोलॉजिकल हेल्थ के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर अपना रोल किस तरह से प्ले करते हैं। तो डिफरेंट एकोसिस्टम के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज मौजूद होती हैं, तो इसके अंदर हम एकोसिस्टम लेवल को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, डिफरेंट एकोसिस्टम के फंक्शंस को भी देखते हैं, और हर फंक्शन का इन्वायरमेंट के ऊपर और दूसरी हेल्थ के ऊपर, इकोलॉजी इन्वायरमेंटल कंडीशन का दूसरी इकोलॉजी के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर जो जो इफेक्ट होता है वो सारा कुछ भी इसके अंदर देखा जाता है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रैंडम इम्पोर्टेंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इन डिटर्मिनिंग बायोडिवर्सिटी। कि बायोडिवर्सिटी को डिटर्मिन करना है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है रैंडम सैम्पलिंग से। अगर रैंडम सैम्पलिंग की जा रही है बायोडिवर्सिटी की तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसके डिफरेंट तरह के फैक्टर्स हैं जिसको हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो एक तरह की फंडामेंटल तकनीक होती है इकोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम असेस करते हैं बायोडिवर्सिटी विद इन अ स्पेसिफिक एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया है उसके अंदर बायोडिवर्सिटी को असेस किया जाता है, उनकी इकोलॉजिकल उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है, तो वो एक आपके पास एक फंडामेंटल तकनीक है। एक स्पेसिफिक सा एरिया है उसके अंदर से कोई भी आपने क्या किया, सैंपल ले लिया, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया के अंदर, और ताकि उनके डाइवर्सिटी को चेक किया जाए, तो ये कुछ आता है इसकी रैंडम सैम्पलिंग में। अब इसके डिफरेंट तरह के पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है मेथड जो होता है उसके सेवरल रीजंस हैं किस वजह से रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली होता क्या है। रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब अंदाज में ना कोई भी सैंपल ले लेना है आपने। ये देखिए एक आपके पास एरिया है, स्पेसिफिक सा एरिया, इसमें डिफरेंट तरह की स्पीशीज जो होती हैं वो मौजूद हैं, प्रेजेंट है। अब क्या किया आपने, उस एरिया में से कोई भी जगह से सैंपल उठा लिया है और उसको स्टडी करना शुरू कर दिया है, उसके अंदर आपने उसकी स्पीशीज की वैरायटी देखना शुरू कर दी है। तो इस तकनीक को हम क्या कहते हैं, रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने बायोडिवर्सिटी को ना एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर बायोडिवर्सिटी को आपने चेक किया है, ठीक है, एक बेतरतीब अंदाज से, उसे हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है रैंडम सैम्पलिंग की बायोडिवर्सिटी को डिटर्मिन में। अब इसके 3-4 पॉइंट्स हैं, उसको हम देखते हैं। तो पहला उसने पॉइंट बताया हुआ है, इससे क्या होता है कि मिनिमाइज द बयास, ये बयास को मिनिमाइज करता है, ठीक है, कम से कम करता है बयास को। कैसे देखें, इट इंश्योर दैट एवरी पार्ट ऑफ दिस स्टडी एरिया हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सैम्पल्ड। इससे तो ये होता है ना कि जो एक
इक्वल चांस होता है कोई भी एरिया किसी भी टाइम पे ना, किसी भी एरिया के किसी भी पॉइंट को सैंपल किया जा सकता है। मतलब इसमें हर पार्ट को इक्वल चांस मिलता है कि जिसमें उसकी सैम्पलिंग हो सकती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है प्रोवाइड रिलायबल एस्टीमेट, रिलायबल एस्टीमेट भी प्रोवाइड। और ब्यास का मतलब ये भी होता है जिसमें क्या होता है कि फेवरेटिज्म जो होती है, ब्यास का मतलब होता है फ्रीली, मतलब विदाउट एनी फेवरेटिज्म, कोई भी पॉइंट जो होता है ना उसको उठा लिया और उसकी सैम्पलिंग कर दी। तो ये सब कुछ भी रैंडम सैम्पलिंग का एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है रिलायबल एस्टीमेट में क्या होता है कि रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो अलो करती है कलेक्शन ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टैटिस्टिकली एनालाइज टू स्टेमिनेट एस्टिमेट स्पीशीज रिचनेस अबंडेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। रिलायबल एस्टीमेट का मतलब ये होता है रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो अलो करती है कि डाटा को कलेक्ट किया जाए, फिर उसके बाद ताकि उसके स्टैटिस्टिकली उसको एनालाइज किया जाए। स्टैटिस्टिकली का मतलब ये होता है स्टैटिक्स वगैरह के रूल्स को यूज़ करके डाटा को एस्टिमेट किया जाए, ठीक है। एग्जैक्ट बताया जाए कि स्पीशीज़ की रिचनेस कितनी है, कि एक पॉइंट के ऊपर कितनी स्पीशीज़, डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। अब वो हर डिफरेंट स्पीशीज़ कितनी तादाद में मौजूद है वो भी जो होती है उसको भी मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली बताया जाएगा। और तीसरा होता है कि वो कहाँ कहाँ मौजूद है डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो रैंडम सैम्पलिंग से ये भी मिलता है कि एक रिलायबल एस्टिमेट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम क्या होता है, ये फैसिलिटेट करती है कंपैरिजन को भी। इट एनेबल कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट एरियाज और हैबिटेट बाय प्रोवाइडिंग स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ये इस काबिल बनाता है रैंडम सैम्पलिंग कि हम डिफरेंट एरियाज़ के अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन के एक स्टैंडर्ड मेथड को ना अप्लाई कर सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी डिफरेंट हैबिटेट के अंदर, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। तो इसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि ये कंपैरिजन जो होता है ना उसको भी बढ़ाती है, फैसिलिटेट करती है, ठीक है। अगर हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे तो किसी भी दो पॉइंट से सैंपल्स को उठा लिया, उन दोनों को कंपेयर किया, तो उससे हमें क्या हो जाएगा, डाटा कलेक्शन का एक प्रॉपर ऑथेंटिक जो होता है मेथड वो मिल जाएगा। उसके बाद है ये इन्हांस करता है रिप्रेजेंटेटिवनेस बाय कवरिंग different part of the study area. Random sampling ensure that the sample represent the diversity of the entire area. उसने कहा ये ना सैंपल जो होता है ना, मतलब पूरी पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने की बजाय क्या किया जाता है, वहाँ से कुछ स्पीशीज़ होती हैं उनका सैंपल ले लिया जाता है। उन सैंपल के अंदर पूरे के पूरे ग्रुप की, पूरे के पूरे पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि इतना ज़्यादा खपने की बजाय, इतनी ज़्यादा डिटेल में हमें क्या मिलता है, खपने की बजाय हमें ईज़िली हम क्या कर सकते हैं, उस सैंपल से पूरे के पूरे पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो स्टडी एरिया के अंदर रैंडम सैम्पलिंग से क्या होता है कि डिवर्सिटी जो होती है ना, पूरे इंटायर एरिया की डिवर्सिटी, उसको हम इजीली जज कर सकते हैं बाय द सैंपल से। सैंपल ही पूरी स्पीशी को रिप्रेजेंट कर जाता है, पॉपुलेशन को, स्पीशी की पॉपुलेशन को। फिफ्थ पे होता है कि सपोर्ट करता है कंजर्वेशन एफर्ट्स को, ठीक है। एक्यूरेट बायोडिवर्सिटी असेसमेंट थ्रू रैंडम सैम्पलिंग आर एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ हाई कंजर्वेशन वैल्यू। ये जो रैंडम सैम्पलिंग होती है ना वो क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है हाई कंजर्वेशन वैल्यू को और मोनीटर करती है चेंजेस इन द बायोडिवर्सिटी ओवर टाइम। इसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम बायोडिवर्सिटी के अंदर जो चेंजेस वगैरह आते रहते हैं, तो उनके अंदर भी जो चेंजेस हैं वो मोनीटर करती रहती है। रैंडम सैम्पलिंग जो होती है उन सब चेंजेस को भी विद द पैसेज ऑफ टाइम मोनीटर करती रहती है, ठीक है। तो ये इसका भी फ़ायदा है इसके अंदर कि ये कंजर्वेशन एफर्ट्स को भी सपोर्ट करती है, उसके बारे में भी बताती है और डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को मोनीटर करती रहती है जो वक्त के साथ साथ चेंजेस वगैरह आते रहते हैं। जो कंजर्वेशन एफर्ट्स होती है ना, लाइक जो डिग्रेडेशन होती है या लॉस होता है बायोडिवर्सिटी का, वो कंजर्वेशन होता है कि बायोडिवर्सिटी को किस तरह से बचाया जाए। तो रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो इस तरह की कंजर्वेशन एफर्ट्स को भी सपोर्ट करती है, ठीक है। रिस्की एरिया को भी फाइंड आउट करती है, ठीक है। हाई कंजर्वेशन वैल्यू को आइडेंटिफाई करती है, मोनीटर करती है चेंजेस विद द ओवर टाइम, और जो चेंजेस आ रहे हैं जो हार्मफुल होते हैं बायोडिवर्सिटी को, इन सबको स्टडी करती है। तो स्टूडेंट आज के जो टॉपिक के अंदर हमने देखा था बायोडिवर्सिटी के बारे में, कुछ बायोडिवर्सिटी यहाँ पे स्टूडेंट हमने देखा था बायोडिवर्सिटी के बारे में। बायोडिवर्सिटी के डिफरेंट असेसमेंट लेवल हैं, एक स्पीशी लेवल है, जेनेटिक लेवल और इकोसिस्टम लेवल है। उसके बाद हमने रैंडम सैम्पलिंग की इंपॉर्टेंस देखी है कि हम डिटर्मिन कर सकते हैं बायोडिवर्सिटी। तो इसके 5 पॉइंट थे। एक हमने देखा था
मिनिमाइज ब्यास को कम करता है, फेवरेटिज्म को दूर करता है, एक रिलायबल एस्टीमेट देता है क्योंकि हम इसमें स्टैटिस्टिकली डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, रिचनेस बताते हैं, अबंडेंस बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। इस तरह हम डिफरेंट जो स्पीशीज़ होती हैं किसी भी एरिया से उठा के उनको कंपेयर कर सकते हैं, तो ये कंपैरिजन को इन्हांस करता है। उसके बाद ये सैम्पल जो होता है पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे क्या होता है कि इतना लंबा चौड़ा डाटा इकट्ठा करने के बजाय हम सैम्पल्स को कलेक्ट करते हैं जो कि पूरी की पूरी स्टडी एरिया को ही कवर कर जाता है। उसके बाद ये कंजर्वेशन की एफर्ट्स को भी सपोर्ट करता है कि जहाँ से स्पीशीज़ होती हैं वो लॉस हो रही हैं, डिग्रेड हो रही हैं, उन सबको भी आइडेंटिफाई करता है, रिस्क को बचाता है, मोनीटर करता है बायोडाइवर्सिटी के चेंजेस के अंदर। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं आप तक टाइमली पहुँच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।